तो कैसी कट रही है? उम्मीद है बढ़िया कट रही होगी और किसी ने आपका काटा नहीं होगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें इचिगो के बाप को इचिगो को बड़े अजीब तरीके से उठाते हुए दिखाया जाता है। भाई लिटरली वो तो इचिगो के ऊपर ही कूद गया, जिस पर इचिगो भी चिल्लाने लगता है और वो अपने बाप को उठाकर जमीन पर पटक देता है, जिस पर इचिगो का बाप कहता है कि अब वो काफी अच्छे से फाइट कर लेता है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मजीद कुछ और सीखने की जरूरत है। वाह, दोनों बाप बेटे ही एक जैसे हैं। तभी इचिगो को कुछ याद आता है। वो अपने बाप से पूछने लगता है कि रुकिया और कारिन कैसी हैं। इचिगो का बाप पूछता है कि भला उन्हें क्या हुआ, जिसे सुनकर इचिगो भी हैरान रह जाता है। इसके बाद हमें इचिगो और उसकी फैमिली को उसके घर के बाहर खड़े हुए दिखाया जाता है, जो जगह काफी ज्यादा डैमेज थी। इचिगो का बाप कहता है कि कल रात हमारे घर के साथ एक ट्रक टकरा गया था, जिसकी वजह से हमारा घर काफी ज्यादा डैमेज हो गया। जिसे सुनकर इचिगो भी हैरान रह जाता है और वो सोचने लगता है कि कल रात असल में होने वाले हादसे के बारे में किसी को भी कुछ याद क्यों नहीं है। और वो उस लड़की यानी रुकिया के बारे में भी सोचने लगता है। वो समझता है कि वो लड़की वापस सोल सोसाइटी चली गई होगी। इसके बाद हमें इचिगो के स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे दो लड़कियां आपस में बातें करते हुए जा रही थीं। उनमें से एक लड़की जिसका नाम तात्सुकी होता है, वो दूसरी लड़की जिसका नाम इनोए होता है उससे पूछने लगती है कि क्या वो अपना लंच साथ लेकर आई है, जिस पर वो लड़की हाँ में जवाब देती है और वो किसी अजीब सी ही डिश का नाम लेती है। और वो तात्सुकी से पूछने लगती है कि क्या वो उसका लंच खाना पसंद करेगी, जिस पर तात्सुकी मना कर देती है। ये दोनों बातें करते हुए जा ही रहे होते हैं, तभी इनोए इचिगो से टकराकर नीचे गिर जाती है, मगर इचिगो उसे उठाने की बजाय उसे बड़े कोल्ड अंदाज में बातें करता है। वो लड़की उल्टा इचिगो से माफी मांगने लगती है। तभी तात्सुकी सामने आकर कहती है कि एक तो वो एक लड़की से टकरा गया और ऊपर से वो उसे इस तरह से बातें कैसे कर सकता है। इस पर इचिगो भी उससे माफी मांगने लगता है। इचिगो उसे उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, मगर वो लड़की इचिगो का डरावना चेहरा देखकर डर जाती है और वो खुद से ही खड़ी हो जाती है और अजीब तरीके से बड़बड़ाने लगती है और वहाँ से भागकर चली जाती है, जिस पर इचिगो भी हैरान रह जाता है। तभी तात्सुकी कहती है कि वो शायद तुम्हारे चेहरे को देखकर डर गई होगी। साथ में वो इचिगो से ये भी पूछने लगती है कि वो इतनी देर से स्कूल क्यों आ रहा है, अभी तो लंच टाइम हो रहा है। तात्सुकी और इचिगो दरअसल बचपन के दोस्त हैं, मगर इचिगो उसे इस बारे में कुछ नहीं बताता और वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद हमें इचिगो को उसके दोस्तों के साथ बातें करते हुए दिखाया जाता है, जो कि उनको अपने घर में होने वाले हादसे के बारे में बता रहा होता है। ये सभी लोग बातें कर ही रहे होते हैं, तभी इचिगो के पीछे से एक लड़की आने लगती है। वो इचिगो के पास आकर बोलती है, तो तुम वो लड़की हो जो मेरी साथ वाली सीट पर बैठता है। इचिगो पीछे पीछे मुड़कर देखता है तो वो देखकर हैरान रह जाता है कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि रुकिया ही होती है। और वो कहता है कि तुम तो वही लड़की हो। इचिगो के दोस्त उससे पूछने लगते हैं कि क्या वो दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। रुकिया कहती है कि वो दोनों तो पहली दफा ही मिल रहे हैं। रुकिया के दोस्त आपस में बातें करते हुए बताते हैं कि रुकिया हमारे स्कूल में आज ही ट्रांसफर हुई है। रुकिया उसे हेलो करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाने लगती है, मगर उसने अपने हाथ में लिखा हुआ होता है कि अगर तुमने यहाँ पर किसी किस्म की भी कोई गड़बड़ की तो वो उसे जान से मार डालेगी, जिस पर इचिगो घबरा जाता है और वो रुकिया को किसी दूसरी जगह पर ले आकर उस पर चिल्लाने लगता है और वो पूछता है कि वो आखिर यहाँ क्या कर रही है। मगर रुकिया उसे टीज करते हुए कहती है कि वो उसे इतने डरावने अंदाज में बात क्यों कर रहा है, क्या वो उसके साथ कुछ गड़बड़ करना चाहता है। इचिगो उसे इस तरह की बातें करने से मना करता है। इचिगो कहता है कि उसे तो लगा था कि वो सोल सोसाइटी वापस चली गई होगी। रुकिया कहती है कि वो बेवकूफ वाली बातें ना करे, वो ऐसा नहीं कर सकती। इचिगो उसे इस बारे में पूछने लगता है। रुकिया बताती है कि वो तुम्हारी वजह से वो गीगाई के अंदर फंस चुकी है। इचिगो उससे पूछता है कि आखिर ये गीगाई क्या होता है। रुकिया उसे बताती है कि अभी वो जिस बॉडी के अंदर है उसे गीगाई कहते हैं। सोरी पर जब कमजोर पड़ जाते हैं तो उन्हें ये बॉडी अपने आप ही मिल जाती है। इचिगो कहता है कि तभी तुम्हें सब लोग देख पा रहे हैं। रुकिया हाँ में जवाब देती है और साथ में वो ये भी बताती है कि जब तक उसकी पावर वापस नहीं आ जाती उसकी जगह वो सोरी पर का काम करेगा, जिस पर इचिगो भी हैरान रह जाता है। रुकिया बताती है कि कल रात उसने उसकी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी ले ली थी। उसकी इस हालत का जिम्मेदार वो है, तो उसके पास मना करने की कोई वजह नहीं है। मगर
इचिगो साफ मना कर देता है। रुकिया उससे पूछने लगती है कि आखिर वो मना क्यों कर रहा है। इचिगो कहता है कि वो दोबारा से किसी होलो से नहीं लड़ना चाहता। रुकिया उससे कहने लगती है मगर कर रहा तो तुमने काफी अच्छे से लड़ाई की थी। मगर इचिगो कहता है कि वो किसी अनजान के लिए अपनी और अपनी फैमिली की जान खतरे में नहीं डालेगा। मुझे माफ करना अगर मैंने तुम्हें डिसअपॉइंट किया हो। और वो ये कहकर वहाँ से जाने लगता है। रुकिया कहती है तो यानी कि इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। और वो एक अजीब सा दस्ताना भी पहन लेती है। वो इचिगो पर पीछे से अटैक कर देती है और उसकी सोल को उसकी बॉडी से अलग कर देती है। इचिगो भी अपनी बॉडी को सामने पड़ा देखकर घबरा जाता है, मगर वो नोट करता है कि उसकी सोल ही उसकी बॉडी से अलग हो गई है। वो इस बारे में रुकिया से पूछने लगता है, मगर रुकिया उसे अपने साथ आने का कहती है। वो दोनों एक पार्क के पास आए हुए थे। इचिगो रुकिया से पूछता है कि आखिर वो दोनों कहाँ जा रहे हैं। रुकिया अपना फोन निकालते हुए कहती है कि यहाँ पार्क में एक बच्चे की सोल है जिस पर कभी भी कोई होलो आकर हमला कर सकता है और हमें उसे बचाने का सोल सोसाइटी से ऑर्डर मिला है। तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। तभी हमें पार्क में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होते हुए दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि एक बच्चे के पीछे एक बहुत बड़ा होलो पड़ा हुआ होता है और वो बच्चा उसे बचकर भाग रहा होता है और मदद के लिए चिल्ला रहा होता है। इचिगो उसकी मदद करने के लिए जाने लगता है, मगर रुकिया उसे रोक लेती है। इचिगो उसे इस बारे में पूछने लगता है। रुकिया कहती है कि तुम्हें तो कहा था कि तुम किसी अनजान इंसान के लिए लड़ाई नहीं करोगे, तो ये बच्चा तुम्हारे लिए अनजान नहीं है। इचिगो कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो किसी को मुसीबत में देखकर यूं ही खड़ा नहीं रह सकता। रुकिया उसे बड़ी बड़ी बातें करने से मना करती है। वो कहती है कि सारे सोल रीपर के लिए सारी सोल्स बराबर होती हैं। वो बच्चा अभी उस होलो से बचकर भाग रहा होता है। इचिगो उसकी मदद करने के लिए जाने लगता है, मगर रुकिया एक बार फिर से उसे रोक लेती है। वो इचिगो से कहती है कि अगर तुम इस बच्चे की मदद करते हो तो तुम्हें ये पक्का फैसला कर लेना चाहिए कि आइंदा के बाद तुम सारी सोल की इसी तरह ही मदद करोगे, चाहे तुम्हें इसके लिए अपनी जान ही खतरे में क्यों ना डालनी पड़े। इचिगो काफी गहरी सोच में पड़ जाता है। वो बच्चा भागते हुए गिर जाता है। वो मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करने ही वाला होता है, मगर इचिगो अपनी तलवार निकालता है और उस मॉन्स्टर की लात ही काट देता है, जिससे वो मॉन्स्टर पीछे जा गिरता है। रुकिया इचिगो से कहने लगती है तो यानी कि तुमने सोल रीपर बनने का फैसला कर लिया है। इचिगो कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसने इस बच्चे की जान इसलिए बचाई क्योंकि वो इसकी जान बचाना चाहता था। और वो उल्टा रुकिया से ही पूछने लगता है कि कल रात उसने भी तो उसकी जान बचाई थी, उसने ऐसा क्यों किया था? क्या वो इसे सोल रीपर के तौर पर अपनी ड्यूटी समझती थी? इचिगो बताता है कि जब तुम किसी की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डालते हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका क्या नतीजा निकलेगा। वाह, इतनी गहरी बात की कि मेरे साथ साथ रुकिया को भी कुछ समझ नहीं आई। तभी वो मॉन्स्टर दोबारा से खड़ा होने लगता है। वो इचिगो पर पीछे से हमला करने लगता है, मगर इचिगो पीछे मुड़कर उसके सर पर अपनी तलवार घुसा देता है, जिससे वो मॉन्स्टर वहीं खत्म हो जाता है। इसके बाद इचिगो उस बच्चे की तरफ जाने लगता है, मगर वो बच्चा इचिगो को देखकर डर जाता है। इचिगो उस लड़के से कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ ऐसा दोबारा ना हो तो जो मैं करना चाहता हूँ वो मुझे करने दो। तभी इचिगो अपनी तलवार से उस बच्चे के सर पर वही मार बना देता है, जिसकी वजह से उसके इर्द गिर्द काफी तेज लाइट चमकने लगती है और वो बच्चा सोल सोसाइटी चला जाता है, जिसे देखकर रुकिया भी हैरान रह जाती है कि इचिगो ने पहली बार में ही किंजू कैसे कर लिया। किंजू मतलब सोल्स को सोल सोसाइटी भेजना। वो इचिगो से कहती है कि तुमने काफी अच्छा काम किया, मगर इचिगो खड़ा होता है और वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद हमें इनोए के घर का सीन दिखाया जाता है, जो कि आराम से बैठकर पढ़ाई कर रही थी। तभी हम देखते हैं कि खिड़की पास से एक आदमी की सोल उसे देख रही थी। इनोए वहाँ से चली जाती है। तभी अचानक उस आदमी के पास 2 होलो सपेयर होते हैं, जो कि उस आदमी को पकड़कर अपने साथ कहीं ले जाते हैं। वो उसे उसी पहाड़ों वाली जगह पर ले आते हैं। वो आदमी उनसे इस बारे में पूछने लगता है। तभी उस आदमी के पीछे एक बहुत बड़ा होलो अपेयर होता है, जो कि काफी बड़ा और डरावना दिखाई दे रहा था। वो आदमी भी उसे देखकर घबरा जाता है और वहाँ से भागने लगता है, मगर वो बड़ा होलो उसे पकड़ने का कहता है, जिस पे काफी सारे छोटे होलो उस आदमी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो उस आदमी के अंदर मर्ज होने लगते हैं। तभी उस आदमी के इर्द गिर्द काफी तेज लाइट चमकती है। हम देखते हैं कि वो आदमी एक होलो में तब्दील हो रहा होता है और वो एक होलो में तब्दील होकर जोर से चिल्लाने लगता है। इसके बाद हमें रुकिया को इचिगो का पीछा करते हुए दिखाया जाता है। इचिगो इस पर गुस्सा होकर उसे पूछने लगता है कि वो आखिर उसका कब तक पीछा करेगी, जिस पर रुकिया कहती है जब तक कि वो सोल रीपर बनने के लिए मान नहीं जाता। तभी हम देखते हैं कि एक लड़की का एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है और वो सड़क पर गिर जाती है। इचिगो और रुकिया भी उस तरफ देखने लगते हैं। हमें पता चलता है कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि इनोए ही होती है। इचिगो उसकी तरफ भागकर आने लगता है,
मगर रूकिया तो इचिगो को वहां देखकर हैरान थी। इचिगो उससे उसके बारे में पूछने लगता है कि क्या वो ठीक है, जिस पर इनोए खड़े होते हुए कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है, जिस पर इचिगो कहता है कि ये तो अच्छी बात है। तभी इनोए कहती है कि तुम्हारे साथ जो लड़की है वो तो रूकिया है। रूकिया कहती है कि वो लड़की कौन है और वो उसे कैसे जानती है। इचिगो बताता है कि इनोए हमारी ही क्लास में पढ़ती है। रूकिया उसे न जानते हुए भी उसे पहचानने की एक्टिंग करने लगती है और उसे किसी प्रिंसेस की तरह ग्रीट करती है, जिस पर इनोए भी सेम उसे उसी तरीके से ग्रीट करती है। रूकिया इनोए से पूछती है कि क्या वो कोई सामान लेने के लिए यहाँ आई थी। इनोए को याद आता है कि उसका सामान तो सड़क पर ही गिर गया और वो उसे उठाने के लिए जाने लगती है। वो कहती है कि उसका सामान बिल्कुल ठीक है, मगर वो कोई अजीब से ही इंग्रेडिएंट होते हैं, जिसे देखकर इचिगो सोचने लगता है कि वो आखिर इनसे क्या बनाएगी। तभी रूकिया नोट करती है कि इनोए के पैर पर एक बहुत बड़ा निशान है। वो इस बारे में इनोए से भी पूछने लगती है। इनोए कहती है कि शायद ये निशान उसे तब लग गया होगा जब उसका कार से एक्सीडेंट हुआ था, मगर रूकिया उस निशान को काफी गौर से देख रही थी। इनोए से इस बारे में पूछने लगती है। वो कहती है कि वो तो बस उसकी फिक्र कर रही थी। इचिगो इनोए से पूछता है कि क्या वो उसे उसके घर तक छोड़ दे, मगर इनोए मना कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। मगर रूकिया तो उसी निशान के बारे में सोच रही थी। रूकिया और इचिगो चलते हुए जा रहे होते हैं। तभी रूकिया इचिगो से इनोए के बारे में पूछने लगती है। इचिगो कहता है वो तो बस उसके बचपन की दोस्त है, मगर इचिगो ये भी बताता है कि 3 साल पहले उसका भाई हमारे ही हॉस्पिटल में मर चुका था, जो कि उसकी फैमिली में एक ही शख्स था। रूकिया इचिगो से पूछने लगती है कि क्या वो तब घोस्ट को देख सकता था। इचिगो कहता है कि वो घोस्ट को देखना और उनसे बातें करना हाल ही में ही शुरू किया है। इस पर रूकिया कुछ सोचने लगती है। वो रूकिया से इस बारे में पूछने लगता है कि आखिर वो ये सब बातें क्यों पूछ रही है। रूकिया उसे बिना इस बारे में कुछ बात बताए वहाँ से बाय बोलकर जाने लगती है। इचिगो उसे पूछता है कि आखिर वो कहाँ जा रही है। इनोए कहती है कि वो तो घर जा रही है। इचिगो पूछता है कि और तुम्हारा घर कहाँ पर है। रूकिया कहती है कि क्या उसे उसकी फिक्र हो रही है। इचिगो कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तब रूकिया उसे उसकी फिक्र न करने का कहती है और वहाँ से बाय बोलकर जाने लगती है, जिस पर इचिगो भी चिढ़ जाता है। इसके बाद हमें दोबारा से इनोए के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ तात्सुकी भी आई हुई होती है। वो उसके लिए खाना लेकर आई हुई होती है। इसके बाद हमें दोबारा से इचिगो के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यूजू इचिगो से पूछ रही होती है कि क्या उसने उसका नाइट सूट देखा है, मगर इचिगो उसे कहता है कि वो ऐसे ही उसके कमरे में न आ जाया करे। यूजू कहती है कि हाई स्कूल जाने के बाद उसका भाई काफी ज्यादा तब्दील हो चुका है। इचिगो कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है और उसने उसका नाइट सूट नहीं देखा। यूजू कहती है कि ये काफी हैरानगी की बात है, उसके दूसरे कपड़े भी गायब हैं। इचिगो गुस्सा करते हुए कहता है कि आखिर उसे उसकी चीजों के बारे में कैसे पता होगा, मगर यूजू उसकी पूरी बात सुने बगैर वहां से जाने लगती है। इसके बाद हमें रूकिया को दोबारा से दिखाया जाता है, जिसके पास एक मैसेज आता है और वो उसे पढ़ने लगती है, जिसकी आवाज इचिगो को भी सुनाई दे रही होती है। तभी वो मैसेज डेड हो जाता है और रूकिया इचिगो के कब्र से बाहर निकलती है, जिसे देखकर इचिगो भी हैरान रह जाता है और वो उसे पूछने लगता है कि वो आखिर उसकी बहन की नाइट सूट पर यहाँ क्या कर रही है। यार ये भी अजीब इंसान है, तुम्हारे घर में एक बुरी लड़की छुपी हुई है और वो उसे उसके नाइट सूट के बारे में पूछ रहा है। मगर रूकिया उसकी बात का जवाब न देते हुए वही दस्ताना दोबारा से पहनती है और उसके जरिए से वो इचिगो की सोल को दोबारा से उसकी बॉडी से अलग कर देती है। तभी इचिगो के रूम में एक बहुत बड़े होलो का हाथ अपेयर होता है, जिसे देखकर इचिगो भी घबरा जाता है। तभी उसी जगह से वही होलो अपेयर होता है जो कि उस आदमी की सोल से एक होलो में तब्दील हुआ था। वो होलो उन दोनों के ऊपर अटैक करता है, मगर वो दोनों वक्त रहते बच जाते हैं। रूकिया इचिगो को उसके सर पर हमला करने का कहती है। वो होलो इचिगो की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, मगर इचिगो अपनी तलवार निकालकर उसके ऊपर चला देता है, जिसे वो होलो काफी आराम से डॉज कर लेता है और अपनी पूंछ मारकर इचिगो को पीछे गिरा देता है। वो होलो इचिगो के ऊपर दोबारा से हमला करता है, मगर इचिगो उसके हमले को डॉज कर उसके हाथ ही काट देता है। इचिगो उसे लड़ने के लिए दोबारा से जाने लगता है और उसके ऊपर दोबारा से अपनी तलवार से हमला कर देता है, जो कि सीधा उस होलो के सर पे जा लगता है। वो क्या कहती है कि ये हमला उसको मारने के लिए काफी नहीं था। तभी वो एक चीज देखकर हैरान रह जाती है। हम देखते हैं कि उस होलो ने इचिगो की तलवार पकड़ ली थी। इचिगो भी उसे मारने के लिए जोर लगाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि उस होलो का फेस वाला हिस्सा टूट जाता है, जिसे देखकर इचिगो भी हैरान रह जाता है। वो होलो दर्द से चिल्लाने लगता है और वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि इस फाइट की वजह से इचिगो काफी ज्यादा थक चुका था।
روکیا کہتی ہے کہ وہ ہولو زیادہ دور نہیں گیا ہوگا اور وہ اس کے پیچھے جانے لگتی ہے، مگر ایچیگو کہنے لگتا ہے کہ اس چیز کا فیس انوئے کے بھائی جیسا تھا۔ تبھی ہم اسی ہولو کو اسی پہاڑوں والی جگہ پر دیکھتے ہیں جو کہ کافی زیادہ چلا رہا ہوتا ہے۔ اس ہولو کا فیس دوبارہ سے ہیل ہو جاتا ہے اور وہ زور سے چلانے لگتا ہے۔ یہاں ایچیگو یہ سب دیکھ کر کافی زیادہ حیران تھا، مگر روکیا اسے سمجھاتے ہوئے کہتی ہے کہ تم ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ ایک ہولو کو مارنے کے لیے ہمیشہ اس کے سر پر ہی حملہ کرنا پڑتا ہے، جس سے نہ صرف ہم اس ہولو کو مارتے ہیں بلکہ اپنی جان بھی بچا لیتے ہیں، اور اس وقت ہم یہ نہیں دیتے کہ اس ہولو کی اصل پہچان کیا ہے۔ ایچیگو روکیا سے پوچھتا ہے کہ ہولو کی پہچان سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ اس پر روکیا بتاتی ہے کہ ہولو بھی ایک عام انسان کی ہی سول ہوا کرتی ہے، جسے سننے کے بعد ایچیگو پوری طریقے سے حیران رہ جاتا ہے۔ ایچیگو کہتا ہے مگر تم نے تو کہا تھا کہ وہ تو صرف ایک مونسٹر ہے۔ روکیا بتاتی ہے کہ ابھی وہ ایک مونسٹر ہی ہے جس کو ختم کرنا کافی زیادہ ضروری ہے۔ ایچیگو کہتا ہے مگر وہ تو کبھی ایک آدمی کی سول ہوا کرتی تھی۔ روکیا بتاتی ہے کہ جو سول کسی قسم کی پریشانی یا پچھتاوے میں ہو اور وہ اسے ختم نہ کر پائے تو ان کے اوپر کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے، پھر یا تو وہ خود ہولو بن جاتے ہیں یا دوسرے ہولو انہیں کھا کر نئے ہولو میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں تاتسوکی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ انوئے سے پوچھ رہی ہوتی ہے کیا سچ میں تم نے روکیا اور ایچیگو کو ایک ساتھ دیکھا تھا؟ انوئے ہاں میں جواب دیتی ہے اور وہ یہ بھی کہتی ہے کہ شاید وہ ایک ساتھ گھر تک جا رہے ہوں گے، مگر تاتسوکی کہتی ہے کہ اسے نہیں پتا تھا کہ ایچیگو لڑکیوں کے معاملے میں اتنا تیز ہوگا، آخر وہ تمہیں تو تمہارے گھر تک نہیں چھوڑنے گیا جبکہ تمہیں تو چوٹ بھی لگی تھی، جس پر انوئے کہتی ہے کہ ایچیگو نے اسے اس بارے میں پوچھا تھا مگر اس نے خود ہی منع کر دیا۔ تبھی وہ یہ سب سوچ کر شرمانے لگتی ہے اور اچانک سے دوبارہ سے بڑبڑانے لگتی ہے۔ تبھی اچانک سے وہاں پر ایک ارتھ سا آتا ہے اور کسی چیز کی کافی تیز آواز بھی سنائی دینے لگتی ہے۔ تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہولو انہی کے گھر کی چھت کے اوپر ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، ویڈیو کیسی لگی اس بارے میں کامنٹ کریں، اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ تب تک کے لیے سایونارا۔